नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। इस आधुनिकता के दौर में भी हम अपने राजनीति के लिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नीचे कितने झुकते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज के बिंदास में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और वो मुद्दा है ई रिक्शा पर प्रतिबंध। जी हाँ, जैसे एक जमाने में कंप्यूटर पर प्रतिबंध इसलिए लगाने की बात हो रही थी क्योंकि उससे रोजगार जाते हैं, लेकिन वास्तव यह है कि कंप्यूटर ने हमारे जीवन के जीने की पद्धति को बदल दिया। आज ई रिक्शा पर बैन की बात दिल्ली में हुई है और सरकार ऑटो की लालच में कुछ लोगों के सामने झुकते हुए और पेट्रोलियम लॉबी, जो कि इसके पीछे कोई देख नहीं रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं इस देश में जब भी ऐसा कोई प्रयास हुआ जिसमें पेट्रोल के बगैर अगर कोई पर्यावरण के फ्रेंडली ऐसी कोई चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग हो तो पेट्रोलियम लॉबी ने हमेशा उसका विरोध किया। फिर चाहे वो इथेनॉल हो, फिर चाहे वो बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें हों। एक तरफ भारत सरकार बैटरी ऑपरेटेड निजी वाहनों को सब्सिडाइज करने जा रही है, तो दूसरी तरफ ई रिक्शा को क्यों बंद करने जा रही है? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? और यह आने वाले युग का, आने वाले शताब्दी का या आने वाले कई शताब्दियों का जो साधन आपका हमारा होने वाला है, उस पर अभी प्रतिबंध कितना सही, ई रिक्शा पर प्रतिबंध कितना सही, यह आज का बिंदास का विषय है। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर बहस करें। पहले मुद्दा देखते हैं। नए ई रिक्शा पर रोक कितनी सही? देश भर में ई रिक्शा को रेगुलेट करने की बात हो रही है। दिल्ली में तो अब इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए लाइसेंस बनाने का आदेश दिया गया है। परिवहन विभाग इसे लेकर सख्त है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। सरकार से तो यही मांग कर सकते हैं कि लाइसेंस बननी चाहिए। जैसे इसकी चोरी हो जाता है फिर ये मिलते नहीं है, इसके लिए लाइसेंस कागज़ ज़रूरी होता है और नंबर भी होनी चाहिए इसकी। पार्किंग की समस्या आती जैसे, और कहीं हम लगा रहे हैं तो पुलिस वाले हमें हटा देते हैं, तो उसमें हमें जब हमारे पास परमिट होगा तो हमें उसमें क्या नाम है आसानी होगी, क्योंकि जब हमारे पास परमिट होगा तो हम कहीं पे भी ला सकते हैं। फिर अब तक जितने ई रिक्शे दिल्ली में चल रहे हैं उनको भी रेगुलेट करने की बात हो रही है। खुद ई रिक्शे वाले भी चाह रहे हैं कि उन्हें रेगुलेट किया जाए ताकि इसका लाभ भी उन्हें मिले। हाँ सर, अगर ये बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग माना कि गरीब आदमी है, कहीं से ब्याज पे पैसे ले लिए और वहाँ से लेकर के तब खरीदे हैं। लोग बात कह रहे हैं बंद हो जाएगा, तो हम लोग जब ये आया था तो आने से पहले ही नहीं दिल्ली में चलने देते। जब दिल्ली में निकला था तभी नहीं चलना देना चाहिए इसको। जब चल गया है तो ये तो चलेगा ही। बंद करेंगे तो नुकसान है पब्लिक को, हमें भी नुकसान है। इससे क्या ही घर पल रहे हैं, 2 लाख गाड़ियाँ तो इससे 5-7 लाख बंदे पल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी अगर इसको बंद करेंगे। रूल जो है इसके रूल निकालें, जो रूल है हम मानने को तैयार हैं। देश के कई हिस्सों में ई रिक्शे चल रहे हैं, इससे कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब जिस तरह से सरकार ई रिक्शा को सड़कों पर उतरने से रोकने की कोशिश कर रही है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन अब तक इन रिक्शों की बिक्री होती रही, शुरू में इन्हें लाइसेंस के दायरे में क्यों लाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हम रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, रेगुलेशन होना चाहिए। और शुरू में क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे रेगुलेशन एक बहाना है। वास्तविक राजनीतिक स्टंट यह है कि केजरीवाल के साथ रिक्शा वाले हैं और कांग्रेस ये चाहती कि वो रिक्शा वाले केजरीवाल के पीछे से हट जाए और इसलिए उनकी जो मांग है ई रिक्शा को बैन करने की, उसको पूरी की जाए। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण एंगल है कि पेट्रोलियम लॉबी किसी भी स्थिति में इस देश में ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा विकल्प, ईंधन का दूसरा विकल्प नहीं आने देना चाहती। वो इथेनॉल हो या और कुछ भी हो, अगर वो आता है तो इस 125 करोड़ के देश में जो लगने वाला लाखों करोड़ों डॉलर का जो पेट्रोल है, ये भारत अगर उस पर निर्भर हो जाता है, उस पेट्रोल के विदेशी चलन से छूट जाता है, तो कई देशों की हमारे ऊपर की पकड़ भी ढीली होती है। और ऐसे में कोई देश ये नहीं चाहता कि भारत स्वयं पूर्ण होकर वहाँ पर किसी तकनीक पर चले, बने चीज़ पर चले। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से लेके, पेट्रोलियम लॉबी के दबाव से लेके, भारत के तमाम अन्य उद्योगों के दबाव से लेके इस ई रिक्शा के पीछे पड़े हैं और इसके जन्म लेते ही इसको मारने की तैयारी हो गई है। कोर्ट ने तो अब इसके नए उत्पाद और बिक्री पर भी
प्रतिबंध लगा है। कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ सर, जय हिंद। हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं, मैं नगर से। हाँ। हाँ सर, ये कह रहे थे कांग्रेस सरकार एकदम भ्रष्ट हो चुकी है और ये हर मुद्दे पर फेल हो गई है। और जहाँ तक रही उद्योग धंधों की बात, तो पूरे देश में एक भी उद्योग इन्होंने लगाया नहीं है और सारे बेरोजगार जो है सड़क पर घूम रहे हैं, मारामारी मची हुई है। और जब तक ये गवर्नमेंट जाएगी नहीं, मोदी जी की गवर्नमेंट बनेगी नहीं, तब तक सर देश का कल्याण नहीं होगा सर। जी सर। आपके यहाँ पर भी ऐसी रिक्शा चलती है? नहीं सर, हमारे यहाँ चलती नहीं है। मैं क्योंकि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, मैं नगर छोटा सा टाउन है, हम यहाँ के निवासी, हमारा नाम शशिकांत सर्राफ है। लेकिन हम देख रहे हैं सर, देश की दुर्दशा के लिए पूरी टोटल तरीके से धन्यवाद। ये जो रिक्शा है, आप दिल्ली को याद करिए, दिल्ली इस देश का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर था जब तक यहाँ पर सीएनजी नहीं थी। ऐसा कहते थे कि अगर आप दिल्ली के सड़क पर 10 मिनट के लिए भी बाहर निकलते हैं तो आपके पूरे शरीर पर काले दाग पड़ जाते थे। जो डीजल के आने वाले माइक्रो कण थे, उनके द्वारा यहाँ की हवा प्रदूषित थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सीएनजी लाई। सीएनजी लाने के बाद दिल्ली के पर्यावरण में असर पड़ा, लेकिन फिर भी निजी वाहन तो आज भी चल रहे हैं और उसका पोल्यूशन फिर बढ़ रहा है। ऐसे में ई रिक्शा, जो कि कल का साधन होने वाला है, ये पोल्यूशन के लिए भी निर्णायक काम करता है। अगर इसका अच्छे उन्नत तरीके से विकसित किया जाए तो इसे निजी उपयोग में भी लाया जा सकता है। और ये अगर दिल्ली के ओवरऑल पोल्यूशन को हम देखें तो आज ही ये 5% के आसपास पोल्यूशन को कम करता है। अगर इसको अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया जाए और भले इसको रेगुलेट किए लेकिन बढ़ावा दिया जाए तो ये दिल्ली के पोल्यूशन में आधा फर्क गिरा सकता है। अगर आधा फर्क पड़ता है तो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा, बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा और यहाँ पर जो लोग बीमार पड़ते हैं उनकी बीमारी में भी खर्चा कम आएगा। कॉलर, जय हिंद। वंदे मातरम। सुरेश जी बोलिए। डॉक्टर भारती बोल रहा हूँ पूना से। हाँ। आज ये जो ई रिक्शा को बंद करने की जो कर रहे हो, वो एकदम गलत बात है। क्योंकि कैसा है, पेट्रोलियम जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम यूज किए जाए और सेव करे तो आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी क्या बोलते हैं उसको रख के जाते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और दूसरी बात है सर, कोई भी आदमी अगर कार में अकेला जाता है तो उसको वो कार को परहेज करके या तो साइकिल चलानी चाहिए, कभी हफ्ते में एक बार। तो इससे पेट्रोल बचेगा और नैसर्गिक संपत्ति हम आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। वंदे मातरम। धन्यवाद। आने वाली पीढ़ी के लिए हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, खास करके पेट्रोलियम चीज़ों देने के बजाय हम तो बाहर से खरीद रहे हैं, यहाँ के भी यूज़ कर रहे हैं और न जाने उसके कारण हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या रहेंगे। इतनी दूरदृष्टिता रखने के लिए लीडरशिप ऐसी नहीं है और जो लीडरशिप आज है वो केवल वोटों की राजनीति इसके पीछे देखती है। अगले कॉलर, जय हिंद। ई रिक्शा की जो टेक्नोलॉजी है, मैं दिल्ली गया था, मैंने देखा, मैं काफी प्रभावित हुआ था। हाँ। लेकिन जो सरकार अगर इसको रोकने की साजिश कर रही है तो ये जो बड़ा घृणित कार्य है। मैं तो सोचता था कि इसका विस्तार बॉम्बे में भी हो और शहरों में भी हो और ये पूर्णतः स्वदेशी निर्मित हो, न कि इसे अभी चाइना से मंगा के दिल्ली में चलाया जा रहा है। मैं दिल्ली गया तो मैंने पूछा था ऑटो रिक्शा ये कहाँ बनता है, ये दिल्ली में बनता है, तो मैं खुश था। लेकिन उसने कहा नहीं, ये दिल्ली में नहीं, ये बनता दिल्ली में ही है। इसके कुछ कल पुर्जे जरूर चाइना से आ रहे हैं। हो और इसका पूर्ण विस्तार देश के कोने कोने तक पहुंचे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। इसका धन्यवाद। इसका जो डीसी मोटर है वो छोड़ के इसके सारी चीज़ें 100% ये भारतीय है और वो मोटर भी जो कुछ और देशों से भी आती है उसको भी भारत की कई कंपनियों ने बनाना शुरू किया। और आप हैरान हो गए कि दिल्ली में कई 100 कंपनियां इसको बनाने लगी है। ये पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है और ऐसा अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट लाते हैं तो इसकी मेंटेनेंस सस्ती होगी, जिससे हम विदेशी कंपनियों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वदेशी उद्योग लगेंगे। इसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी का कम से कम उपयोग किया है, जो कि जो कारें बनाने के लिए मशीन कारें बनाती है। इसमें पूरी तरीके से मानव निर्मित है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को रोजगार मिलेगा और मनुष्य को रोजगार मिलेगा तो हमारे बेरोजगारी के समस्या पर भी कुछ हल निकलेगा। लेकिन यह दृष्टिकोण नहीं है। अगले कॉलर, जय हिंद। सुरेश जी, ये कांग्रेस सरकार को बेचारे गरीबों को पेट में लात मारने की आदत पड़ गई। कुछ करना तो है नहीं, इतनी गर्मी में बेचारे
एक तो पोल्यूशन फ्री रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, एक तो हेल्प कर रहे हैं पोल्यूशन को मतलब बचाने में कि पोल्यूशन ना हो, बेचारे अपना रोजगार चला रहे हैं। उसमें भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है कि ये रिक्शा ना चलाएं, कहाँ जाएंगे बेचारे। ई रिक्शा चला रहे हैं, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता, बेचारे दो पैसे कमा लेते हैं, अपने घर चला लेते हैं। गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि बैन कर दो, कहाँ जाएंगे बेचारे। ये कांग्रेस सरकार ना, इसका दिमाग मतलब हमेशा उल्टे काम ही करते हैं। कुछ सही काम हो रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है, यही कहना था। थैंक यू, धन्यवाद। भारत में ऑटो प्रोडक्ट बनाने वाली जो दूसरी कंपनियां, जिसमें बजाज और बाकी भी कंपनियां हैं जो रिक्शा बनाती है, जो पेट्रोल पे चलने वाली रिक्शा बनाती है, उनको भी लगा होगा कि उनके जो सेल है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। और अब तो गली मोहल्ले में इसके कारखाने खुलने लगे हैं, दिल्ली में ये चलने लगे हैं और दिल्ली के बाहर से आने वाले लोग भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। कई लोगों ने अपने यहाँ पर इंटरनल यूज़ के लिए, कॉलेज कैंपस से लेकर तमाम चीज़ों के लिए भी इसको खरीदना शुरू किया, जिससे गोल्फ कैट के बजाय ये बड़े अच्छा संसाधन है। ऐसे में बड़े उद्योग धंधे वाले को भी लगा कि इसको बंद करना, सही समय पे बंद करना ज़रूरी है, अन्यथा आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या उनके उद्योग के लिए हो सकती है। इसलिए रेगुलेटरी के नाम पर वो भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। ई रिक्शा अगर रोकने की थी तो पहले सरकार कांग्रेस की थी, पहले क्यों नहीं रोका उन्होंने? सर अगर उनको रोक लगानी थी तो सरकार सत्ता में थी, वो पहले चाहते थे रोक लगा सकते थे सर। अगर इनको ई रिक्शा से अगर दिक्कत थी तो हमको तो नहीं लगता, आम जनता को ई रिक्शा से दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। ई रिक्शा तो पूरे ऑल इंडिया में चाहिए, जिससे हर पब्लिक को इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। इस रिक्शा पे कुछ और मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे इसका ऊपर का जो रूफ टॉप है उसके ऊपर अगर सोलर पैनल लगाया जाए तो उस सोलर पैनल का भी बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग उस बैटरी को चार्जिंग करने में हो सकता है, जिससे उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हम बाकी इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं उसका भी खर्चा कुछ मात्रा में कम हो सकता है। उसका उपयोग करने के बजाय, उसको बढ़ोतरी देने के बजाय, टेक्नोलॉजी का और एडवांस सपोर्ट उनको देने के बजाय उसको बंद किया जा रहा है। हम कारणों पे भी नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है। देखिए, इन्हें लाइसेंस के दायरे में क्यों प्रशासन में दूरदृष्टि की कमी। शुरू में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर ई रिक्शा को बढ़ावा दिया गया था। खास तौर पर दिल्ली में कॉमन गेम्स के समय इस बात की पूरी कोशिश की गई थी कि दिल्ली में ई रिक्शा अधिक से अधिक चले, लेकिन इनको रेगुलेट करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि यह पूरा मामला ट्रैफिक से जुड़ा हुआ था, इसके तमाम पहलुओं पर विचार किए बिना ही हड़बड़ी में ई रिक्शा को बढ़ावा देने की योजना पर अमल किया गया। ई रिक्शा को लेकर अधिकारी लंबी योजना बनाने में नाकामयाब रहे। डीलरों का रवैया। डीलर भी मुनाफा कमाने के चक्कर में सिर्फ ई रिक्शा को बेचने पर ध्यान देते रहे। अधिक से अधिक ई रिक्शा बेचने के चक्कर में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दिल्ली में ई रिक्शा की बाढ़ आने से यहाँ की ट्रैफिक पर इसका क्या असर पड़ेगा। यहाँ की मुनाफा के चक्कर में उन्होंने उन लोगों का ख्याल भी नहीं किया जो कि ई रिक्शा के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाने की ओर बढ़ रहे थे। डीलरों की मनमानी की वजह से ई रिक्शा चालकों को भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं, इसका ख्याल भी उन्होंने नहीं किया। रेगुलेट न होने की वजह से ई रिक्शा को नंबर भी नहीं दिया जा रहा है। चोरी होने की स्थिति में वे चोरी की शिकायत भी थाने में नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की दोहरी नीति। एक और सरकार ई रिक्शा को बढ़ावा देने की बात करती रही तो दूसरी ओर उसने डीलरों को अपने तरीके से ई रिक्शा बेचने की खुली छूट दे दी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उस समय दिल्ली की कांग्रेस सरकार में शामिल लोग ई रिक्शा की बिक्री में डीलरों से अच्छी खासी उगाही भी करते रहे। अब सरकार डीलरों को घेरने की कोशिश कर रही है और साथ में ई रिक्शा चालकों को रेगुलेशन के दायरे में लाने पर तुली हुई है। सरकार की दोहरी नीति से यह मामला और भी उलझ गया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से अपने देश में कुछ कहना चाहता हूँ सर। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और दूसरी बात यह है कि जो पहले सरकार कहाँ सोई थी, जब ई रिक्शा निकल गया तो उस पर लाइसेंस बना दिए। अब जो गरीबों लोग उसमें कमा खा रहे हैं, अब गरीबों को मतलब उससे रोजी रोटी चल रहा है, तब इसको हटा रहे हैं सर। ये सरकार के ऊपर क्या हुआ है? हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर क्या 7.5 लग गई है क्या? इसके पहले सरकार कहाँ? कॉलर को कहेंगे कि आपने टीवी का आवाज म्यूट रखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ अभी तो वही बोल रहा है। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ
हेलो सुरेश जी, बोलिए। क्या आप लाइव में जुड़े हैं? हेलो चौहान साहब, नमस्कार। मैं पहाड़गंज से ओम वर्मा बोल रहा हूँ। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ यहाँ पर। बोलिए। अभी कुछ समय पहले तक हम लोग ऑटो या दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते थे। पहाड़गंज का इलाका बड़ा खचाखच भरा रहता है, गाड़ियाँ चींटी की तरह सरकते हुए चलती है। हाँ। तो आर के आश्रम हमारा नजदीक का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ हम बाहर उतरते हैं और वहाँ से रिक्शा पकड़ के सदर चले आए या पहाड़गंज चले आए, तो बड़े आराम से परिवार वाले बच्चे जो हैं सब लोग सकुशल बड़ा बढ़िया तरीके से हम लोग अपना आना जाना करते हैं, सामान खरीदते हैं, घर पर चले आते हैं। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। ये दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा पर क्यों रोक लगा दी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इससे तो हमारे पहाड़गंज सदर जैसे इलाके में जो बहुत घनी आबादी है वहां पर तो ई रिक्शा बंद होने से हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी चौहान साहब। बिल्कुल, और इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। हम भी दिल्ली में घूमते फिरते देखते हैं कि इस चीज़ों से लोगों को कितनी सुविधा हो रही है, और ख़ास करके आम व्यक्ति जिसके लिए सरकार कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ख़ास करके जो मध्यवर्ती दिल्ली उसमें साइकिल रिक्शा को भी अलाउड नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मेट्रो से उतरने वाला व्यक्ति है या अन्य किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि मेन रोड पे चलती उससे उतरने वाला व्यक्ति है, उसको गली मोहल्ले में छोटे एरिया में जाने के लिए ऐसी कोई संसाधन दूसरे उपलब्ध नहीं था, जो कि रिक्शा ने दे दिया। लेकिन अब वो भी बंद कर रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए कि आने वाली सदी का सबसे महत्वपूर्ण साधन यातायात का ई रिक्शा जो होने वाला है, उसके ऊपर अब उसके जन्म के साथ ही, जन्म के तुरंत बाद ही उसका गला घोटने का काम भी शुरू हो चुका है। और ये तकनीक की हत्या नहीं है, ये भारत के स्वयंपूर्ण होने की दिशा में बड़े कदम को भी पीछे खींचने जैसी है। और इसलिए इस घटना को बाकी मीडिया भले ही बारीकी से ना समझ पा रहा हो, बड़ा नहीं दिखा रहा हो, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के साथ हम कई मुद्दों को एक साथ सामना कर सकते हैं, जिसमें पेट्रोलियम लॉबी, जिसमें भारतीय तकनीक, और जिसमें यातायात और पर्यावरण के साधन, और इसके साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने के दिशा में भी पहल। ऐसे सारे मुद्दों का प्रतीक ई रिक्शा बन सकता है। लेकिन इस ई रिक्शा पर जन्म के साथ ही उसके गला घोटने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर सुदर्शन ने आवाज उठाई है, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक राजस्थान में इंडस कंपनी आई थी, हाँ, ई बाइक, वो गुजरात की थी। तो यहाँ राजस्थान में इसलिए फेल हो गई क्योंकि यहाँ उसने सब्सिडी नहीं दी थी, और गुजरात में सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर। तो मेरे पास भी थी ये बाइक, मैंने भी चलाई, तो बहुत पेट्रोल बचा था इसमें। तो ये क्या कि जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी ना, जब तक ये सब्सिडी नहीं देगी कोई भी सरकार, तो ये चलेगी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे तो सब्सिडी देना दूर की बात है, यहाँ तो सब्सिडी नहीं, उसको पैसे लगाकर, लागत लगाकर, ब्याज से पैसे, जैसे थोड़ी देर पहले एक रिक्शा वाले ने कहा कि ब्याज से पैसे उठाकर उन्होंने रिक्शा को खरीदा है, अब पैसे वापस कैसे दे, ये चिंता है। आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इस पर भारत ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि निजी यूज के लिए आप अगर कोई ऐसी इस प्रकार की गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो उस पर सरकार टैक्स दे सकती है। वो 15% से लेके 50% तक की छूट हो सकती है, टैक्स में भी और सब्सिडी में भी। ऐसे में एक तरफ आप निजी उपयोग के संसाधनों पर तो बात करते हैं या चुनावी वादे करते हैं, तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ये क्यों नहीं? अगले कॉलर। जय हिंद।
जय हिंद सुरेश जी, मैं मुकुल शुक्ला बोल रहा हूं मुंबई से। हाँ। आज का विषय जो आपने उठाया है ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि ये स्वदेशी के ऊपर सीधा सीधा असर डालता है। और ये पहला ऐसा प्रयोग नहीं है भारतवर्ष में, जो कि जैसे ई रिक्शा आप बोल रहे हैं दिल्ली की बात, लखनऊ में भी मैं आज से 10 साल पहले जब मैं लखनऊ में रहता था तो विक्रम नाम की एक कंपनी जो कि वहां पर एक ऑटो रिक्शा बनाती है जो कि पूर्णतया बैटरी से चलता है और उसकी लागत मात्र 50,000 रुपए आती है। पर लगातार उस कंपनी ने और लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसको टैक्स फ्री किया जाए और इसको जो इसकी लागत मूल्य है उस पर लोगों को उपलब्ध कराया जाए और थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं वो किया जाए, पर आज तक वो नहीं हुआ। और वो 2 लाख रुपए का उस समय मिलता था वो रिक्शा, अब तो शायद और भी ज्यादा महंगा हो गया होगा। पर यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम लॉबी इस तरीके से इस देश को खा रही है कि वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज दिलवाती हैं अपने मतलब किसानों के नाम पर डीजल के उसमें, और कारें फिर डीजल की निकाल करके और देश को पोल्यूट कर रही हैं। और पेट्रोल जिसका कि जो कि एक स्केर्स कमोडिटी है और बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो वो भी इस बात को जानते हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उसको प्रयोग में लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऑटो रिक्शा पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस पर चेल्सी क्लिंटन आगरा में जब आई थी तो उस पर वो बैठी और उन्होंने उस प्रयोग को देखा और उसकी बड़ी तारीफ की और कहा कि ऐसा प्रोडक्ट तो हमारे देश में भी होना चाहिए। तो अमेरिका जिस प्रोडक्ट की तारीफ करता है, अमेरिका प्रेसिडेंट की लड़की जिस प्रोडक्ट की तारीफ करती है, उसको हमारे देश में कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, उसको कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसका एक ही कारण है कि हम पेट्रोलियम लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो सरकारों पर पूरा होल्ड रखते हैं सीधा सीधा, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं स्वदेशी के माध्यम से। तो इसीलिए जरूरत इस तरीके की ही जागरूकता की है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे ही कार्यक्रम और अधिक लाएं। धन्यवाद। और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम इस मुद्दे को केवल बिंदास में नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे रिपोर्टर कल से फील्ड पे इस विषय पर उतारेंगे। हम इस रिक्शा वालों को सारे प्रकार का समर्थन देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये केवल उनके पेट की लड़ाई नहीं, जैसे स्कॉलर ने कहा, वैसे ये हमारे लिए स्वदेशी की लड़ाई है। हम छोटे छोटे कारखाने लगाकर इसके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके लिए कोई रोबोटिक यंत्रणा का यूज़ नहीं हो रहा है। ये सारा वो क्लास इसमें काम में आ रहा है जिसको कोई बहुत बड़ा उच्च शिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में वो प्रतिभा है जो ये रिक्शा बनाकर उन्होंने दिखाई है। हमको इसमें और कोई ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत नहीं है। जो तकनीक इसमें अब वर्तमान में है या और भी जो कुछ आड़ान हो सकती है वो हमारी स्वदेशी नहीं बल्कि स्थानिक तकनीक है, और उस तकनीक का उपयोग करके अगर हम कुछ प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में उसको इतने बड़े पैमाने पर उतारे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ उससे आज ही से डरने लगी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी, मैं राजीव दहिया सहारनपुर से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के प्रति बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश कैसे है, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी बन सकती हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं बनाते। इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। एक तो हमारा देश प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में, जो विदेश नहीं चाहता। प्रदूषण से हमें जितनी हानि आई है आपको पता है। दूसरी चीज, हम जो डॉलर दे के डीजल, पेट्रोल या सीएनजी वगैरह जो भी हम खरीदते हैं, वो एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा फौरन को। तो इसलिए ऐसी ऐसी साजिश करके इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद करते हैं। इनके पीछे और कोई कारण नहीं है। ये देश बाहर जाए, ये कुछ भी करते रहे, बस इन्हें जो है अपने प्रॉफिट का मतलब है, देश के प्रति इन्हें कोई मतलब नहीं। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ। क्या इंडिया को नीचे गिराना चाहते हो या ऊपर उठाना चाहते हो? हेलो, नमस्ते, जय भारत माता की। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, इंडिया को क्या नीचे गिराना चाहते हो, ऊपर उठाना चाहते हो? यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, क्या ये इंडिया में एसी गाड़ी होना चाहिए, उसके लिए ओपन गाड़ी कर रही है? हाँ नहीं समझे नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं। इंडिया को ऊपर उठाना चाहिए, इसलिए ओपन गाड़ी क्यों किया, एसी गाड़ी करना चाहिए ना। अरे क्या बात बोल रहे हैं। धन्यवाद। उटपटांग की बातें करके हम ऐसे मुद्दों को ना भटकाएं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके लिए है जो कि मेट्रो से लेके या बस स्टैंड से लेके अपने घर के दरवाजे तक जाना चाहता है, बगीचा में घूमना चाहता है, पब्लिक प्लेसेस पे जाना चाहता है। इसको एसी बीसी करने की क्या जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। मैं सुदर्शन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।
मैं सुदर्शन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। बोलिए बोलिए। इसी शिक्षा को लेके आज जो बेरोजगारी का बहुत हद तक एक निजात मिला है दिल्ली को, और आज इसको अगर बंद किया जाता है तो बहुत ही आने वाले टाइम के अंदर बेरोजगारी और युवाओं के अंदर एक हताशा का माहौल बनेगा, जिसे मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ। इसको काफी हद तक जो है इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसको बंद न किया जाए। धन्यवाद। हम यही चाहते हैं और इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जिस कोर्ट ने इस विषय पर पहल की है, हालांकि उस पहल को मैं नकारात्मक मानता हूं, उनके सामने भी अच्छे अच्छे वकील उनको दिलवाए जाए। यहाँ तक कि वकील लेना तो दूर की बात है कि आप जानते हैं कि इसकी जब केस चल रही थी कोर्ट में तो रिक्शा के मालिक वाला एसोसिएशन, वो संगठन उस केस में था ही नहीं। ये तो लास्ट स्टेज में उन्होंने कहा कि हमको इस केस में ले लीजिए, तब कोर्ट ने उनकी बात को सुना। अन्यथा ना सरकार ने उनका पक्ष ठीक से रखा, ना एमसीडी ने ठीक से पक्ष रखा, ना कोई एनजीओ इनके लिए खड़ा हुआ, ना किसी राजनीतिक दल ने इनके लिए बात की। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, हाँ मैं गणेश कुमार जिसमें राजस्थान से सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आज हर क्षेत्र में ये देखा जाता है कि कोई भी समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा रहा, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समस्या रूपी वृक्ष में पत्तों को परेशान किया जा रहा है। ये पत्ते गरीब और सामान्य व्यक्ति है। आज जो ये ई रिक्शा को बंद करने की बात जो सामने आ रही है ये बिल्कुल गलत है सर। अगर आपको ये बंद करना ही था तो पहले आपने स्टार्ट किया ही क्यों? ये सर, इससे सर जो गरीब और असहाय जो रिक्शा चालक है उनके घर का चूल्हा चलता है सर, उनके ये रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं सर। ये बहुत ही गलत है सर। धन्यवाद। कुछ और भी तथ्य हम आपके सामने रखते हैं, जरा देखिए। एक वक्त था जब दिल्ली के लोग दिल्ली की हर सड़क गली में जाम, प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब आप दिल्ली के चांदनी चौक पर घूमने जाएंगे तो आपको बेहिसाब जाम और हवा में प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पीछे कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ई रिक्शा। इन ई रिक्शों के कारण दिल्ली आज जाम और प्रदूषण मुक्त है। कॉमनवेल्थ गेम के समय शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर ये ई रिक्शा देखते ही देखते इतनी सफलता हासिल की, लेकिन ना जाने कहां से आज इस प्रोजेक्ट को ग्रहण लग गया है। पिछले कुछ सालों से सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस पर रोक लगानी पड़ी? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा के मामले में एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आए। एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने कहा, ई रिक्शा के बारे में पूरी पॉलिसी बनाई जाए, जैसे कितने लोग इस पर एक साथ बैठ सकते हैं, इन रिक्शों में कितना स्पेस हो, ये कितना वजन ले जा सकते हैं। ई रिक्शा बोझ ढोने के लिए नहीं बने हैं। इनका इस्तेमाल कई बार गलियों में कार्गो व्हील की तरह होता है। कई बार ई रिक्शा पर 10-10 पैसेंजर होते हैं। ई रिक्शा 10-10 पैसेंजर के लिए नहीं है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बहाने केंद्र के इशारे पर चल रहा दिल्ली का प्रशासन ई रिक्शा वालों पर कहर ढाने लगा है। वैसे दिल्ली के ऑटो वाले लंबे समय से ई रिक्शा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के समर्थक बताए जाने वाले ऑटो वालों को खुश करने की जरूरत केंद्र सरकार को क्यों पड़ी? क्या उसकी नजर दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनावों पर है? इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑटो चालक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही रिक्शा चालकों में एक मत नहीं होने के कारण उन्हें रोकना आसान दिख रहा है और ई रिक्शा चलने से ऑटो वाले लोगों से मनमाना किराया नहीं वसूल पा रहे हैं। सुधीर कुमार, सुदर्शन न्यूज। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, ये मैं लाजपत नगर साहिबाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये रिक्शा चालक क्यों बंद किए जा रहे हैं? यही तो मुद्दा है। ये मुद्दा गलत है, ये सरकार गलत है। इस बार मोदी सरकार की आएगी और ये सारी चीजें जो भ्रष्टाचार है और गरीब की मार है, ये सब चीजें बंद होंगी। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये जो आपने वो जो बैटरी वाला जो रिक्शा की वो कर रहे हो, तो दिखा रहा है आपने टीवी में। हाँ।
तो ये तो इसका जो चलाने के लिए कोई उम्र है क्या, नहीं है? तो सर ये जो हमारा, हम दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, तो हमारा कॉलोनी में एक लड़का, मतलब 10-12 साल का लड़का है, वो ये रिक्शा को इतना स्पीड में चलाता है, वो जो चलाता है मेरे को देख के मेरे को डर लगता है, जो ये लड़का क्या कर रहा है। आप चलिए धन्यवाद। कुछ जो तर्क दिए जा रहे इस रिक्शा के खिलाफ कि इसको चलाने वाले के लाइसेंस की जरूरत नहीं, तो ऐसे में इसका एक्सीडेंट हो सकता है। क्या लाइसेंस देने के प्रोविजन हम नहीं कर सकते हैं? क्या लाइसेंस देने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर इतनी कठिन है? हम क्यों नहीं उसको लाइसेंस के दायरे में लाते? लाइसेंस लेना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात तो है नहीं, वो दिया जाए, लेकिन ये बहाना बंद करने के लिए नहीं हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से। बोलिए सर जी, मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा, जब तक इन सरकार, इनके जो नेताओं की जेबें जिस बिजनेस में, जिस धंधे में, जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी से इनकी जेबें ना भरी जाएं, तब तक उस धंधे को इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई गरीब मरे, चाहे कोई रोए, इनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इनको अपनी जेबों से मतलब है। धन्यवाद सर। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनके पीछे ना बहुत बड़ा वोट बैंक है, ना इनके पीछे कोई एक ऐसा उद्योग है जो रिक्शा बनाने के इसके एवज में किसी नेता को पार्टनरशिप में ले ले या किसी राजनीतिक दल को मोटा चंदा दे दे। वो ये नहीं कर सकते और इसीलिए इनका कोई हवाला नहीं ले रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं एम.के. रावत बोल रहा हूँ सर। बोलिए। पठानकोट से। हाँ, तो बात ऐसी है सर, अगर ये ई रिक्शा जो इधर चलाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि अपना ये स्वदेशी इसको किया हुआ है इन्होंने। और जो विदेशों से जो आई हुई चीजें हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये वास्तव में स्वदेशी तो है ही नहीं, ये विदेशी हाथों में बिकी हुई है। जो बाहर के चला रहे हैं इसको, ये गवर्नमेंट थोड़ी चला रही है इसको। और दूसरी बात ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इतना विदेशियों का चक्रव्यूह रचा हुआ है कि इसमें क्या है, न संत के लिए जगह है और ना ही इधर जगह अपनी स्वदेशी चीजों के लिए। स्वदेशी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करना है, संत को अपना जेल में डालना है, ये इनकी नीति है। इसके लिए अच्छी सी सरकार, अच्छी सी गवर्नमेंट की जरूरत है। और ये जो विदेशी आदमी अपने देश के ऊपर जो राज कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट अभी भी सुधर जाए, अभी भी वक्त है। और शायद मेरे को लगता है ये सुधरेगी भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगी। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये यहाँ पर ऑटो वाले मनमानी करते थे और लोगों को यहाँ पे सस्ता रिक्शा अवेलेबल हो जाता था। किसी को छोटा रूट पे जाना है तो उसके लिए भी 40-50 रुपए लेते थे, जबकि ये रिक्शे वाले 10 से 15 रुपए लेते हैं या 20 रुपए लेते हैं। तो उनको उनकी सांठगांठ की वजह से ये ऐसा हो रहा है। और उनको, आम आदमी को एक पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती, उनकी कांग्रेस से सांठगांठ है और वो अपना एक चुनाव में फायदा लेने के लिए ये एक पक्ष को फायदा करा रहे हैं और जिससे आम जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये तो प्रकृति के लिए बहुत, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है ये रिक्शा। इसको बैन नहीं करना चाहिए, इसको तो और प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पे लोन फाइनेंस वगैरह भी अवेलेबल कराना चाहिए सर। धन्यवाद। हमारे यहाँ बढ़ावा कहाँ दिया जाता है? बढ़ावा तो उसको दिया जाएगा जो विदेश जाएगा, बढ़ावा उसको दिया जाएगा जिसमें कमीशन मिलेगा, बढ़ावा उसमें दिया जाएगा जिसके पीछे कोई बड़ा उद्योगपति होगा, बढ़ावा उसमें दिया जाएगा जिसमें भला पर्यावरण का नाश हो लेकिन हमारा फायदा हो। अगले कॉलर। जय हिंद। श्रीमान जी नमस्कार। बोलिए। बात ऐसे है कि इसके जो रिक्शा जो चल रहा है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी होगा और विदेशी जो मुद्रा बाहर जा रही है वो भी कम हो जाएगी। और साथ साथ में ये अपना स्वदेश में अपना काम करने का, अपने आप करने का अपने को धंधा मिल जाएगा। तो ये लोग जो सरकार बैठी है ये नहीं करना चाहती। ये असली जो ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ जो पेट्रोलियम से चलता है उसके आगे पीछे घूमता रहे, तो बाहरले देशों को फायदा होता रहे। तो लेकिन इसको अपना करने के लिए सारा कुछ अपना बन जाए तो अच्छा रहेगा। और इससे तो गवर्नमेंट को भी इसको सब्सिडी देना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए।
इसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा, जितने लोग जो बेरोजगार हैं, मैन पुलिंग करते हैं, वो उससे तो बच जाएंगे। कम से कम जब बाहर से कोई आदमी जाता है तो वो यही देखता है कि मैन पुलिंग हो रही है, आदमी खींच रहा है आदमी को। उससे बढ़िया ये इलेक्ट्रॉनिक को सस्ते में हो और सरकार उसको सब्सिडी करे। बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल।